Welcome to my channel Physics की class. Students, today we will discuss about the mass and weight of an object. Okay, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि what is the mass. तो dear students, क्या होता है कि mass को यदि हमें समझना है तो सबसे पहले हम ये समझें कि mass जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर जो मास होगा उसको हम बोलेंगे द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास. उसका मास यानी कि उसके अंदर कितना क्वांटिटी है वही कहलाता है हमारा मास, कहते हैं हम उसको. ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमें क्या है कि सबसे पहले हम मास को निकालने के लिए कि किस तरह से हम मास को मेजर करें, तो मेथड्स टू कंपेयर मासेस ऑफ द टू बॉडीज हमें कैसे करना है उसको हम देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है, आपका उसको बोलते हैं इनर्शियल मेथड. दूसरा है ग्रेविटेशनल मेथड, यानी कि इनर्शियल मास होता है एक हमारे पास ग्रेविटेशनल मास. ठीक है, ग्रेविटेशन से कोई ऑब्जेक्ट जब अर्थ की सेंटर की तरफ खींचता है बाय द ड्यू टू द ग्रेविटी, तो जो ग्रेविटी उसको खींचती है तो उससे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल मास. ठीक है, तो इनर्शियल मास में हम ये समझते हैं सपोज वी हैव द टू बॉडीज. हमारे पास दो बॉडीज है डियर स्टूडेंट्स. एक बॉडी ये है, इसका मास हमने लिया है यहाँ m1. एक बॉडी ये है, इसका मास हमने लिया है यहाँ पर m2. ओके, और हम ये मान के चलते हैं इफ द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, अगर इन दोनों बॉडीज के ऊपर सेम फोर्स लगा है, इक्वल फोर्स लगा है, तो देखो क्या होगा. एंड द एक्सेलरेशन जो इसके अंदर प्रोड्यूस होगा सपोज a1 और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो है a2. तो आप देखिए कि F इज इक्वल टू m1 a1 और F इज इक्वल टू m2 a2. क्योंकि सेम फोर्स एक्सर्टेड है इन दोनों बॉडीज के ऊपर, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं. हम देखिए कि यदि हम इसको ऐसे करें कि इसका कंपैरिजन कर दें 1 एंड 2, तो हम क्या मिलेगा हमें कि m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2. अब इस चीज को हम, ये जो हमारा रिजल्ट आया है इसको हम लिखें कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a2 अपॉन a1, और हम इसको लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1. तो देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है. कैसे कि इफ a1 इज ग्रेटर देन a2, इफ a1 इज ग्रेटर देन a2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 इज ग्रेटर देन m1. ठीक है, ये कंट्राडिक्टरी है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे दिस मेथड इज नॉट यूज्ड टू कंपेयर द masses ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. तो हम इसको नहीं निकाल सकते. अब एग्जैक्ट हम कैसे करते हैं, हम देखिए ग्रेविटेशनल मास के हम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स. क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है कि a1 इज ग्रेटर देन a2, तो m2 इज ग्रेटर देन m1. अब हम इसका करते हैं ग्रेविटेशनल मास से करते हैं. तो ग्रेविटेशनल मास से जब डियर स्टूडेंट्स को करेंगे तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास. बच्चे जितने होते हैं स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं. पहले वाला था हमारा टॉपिक इनर्शियल मास. अब देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G और m अपॉन r स्क्वायर. इस फॉर्मूले को हम हमेशा यूज करते हैं. ठीक है, तो अब यदि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो मासेस है वो डिफरेंट मासेस है, तो अगर मास डिफरेंट है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो पहली बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लेंगे तो आएगा F1 इज इक्वल टू G m e अपॉन r e स्क्वायर. तो इसमें हम ले रहे हैं यहाँ पे m1. अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे F2 इज इक्वल टू G m e अपॉन r e स्क्वायर, और यहाँ ले रहे हैं हम m2. तो दोनों को हम यदि डिवाइड कर देते हैं तो g से g कैंसिल हो जाएगा, m e से m e कैंसिल, r e स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल. तो हमारा रिजल्ट जो बचेगा डियर बचेगा f1 और f2. तो इज इक्वल टू हम इसको करेंगे m1 अपॉन m2. यदि इस केस में हम देखते हैं कि यदि f1 f2 के इक्वल हो जाए तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट. इसलिए तुमने देखा होगा ऑफनली जो हम यूज करते हैं, हम एक बैलेंस को यूज करते हैं जिसको हम तराजू बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं तराजू. तो जैसे हमें इसका वेइंग करना है और हमारे पास दूसरा ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो यदि हम ये है हाफ के जी का और इसको हमें वेइंग करना है, तो वन साइड हम एक पैन में
जिसको हम बोलते हैं पलड़ा, उसके अंदर इसको रखेंगे और दूसरी इसमें इसको रखेंगे। तो अर्थ क्या करेगी, अर्थ सिमिलरली एक साथ इन दोनों ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के थ्रू नीचे खींचेगी। तो डियर स्टूडेंट जब खींचेगी तो इससे जो उसका पॉइंटर होगा, यानी कि इसके बीच में, जैसे हम इसको लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि जो पॉइंटर है, जैसे हम इसको एक रफली बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक तराजू सी है और इस तरह से हम इसको लें, तो एक जिसको हम कहते हैं यहाँ एक पलड़ा इधर है, एक पलड़ा इधर है, हमने इधर रखा M1 और इधर रखा हमने M2। तो ये जो पॉइंटर यहाँ पे घूमेगा, वो पॉइंटर यदि बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेट इन मिडिल हो जाता है, बिल्कुल इसके मिडिल में हो जाएगा पॉइंटर, तो इन दिस केस हम कहेंगे इक्वल जो ग्रेविटी फोर्स लगा दिया है इन दोनों ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो उस डिफरेंस के कारण हम उसको मेजर कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि वन ऑब्जेक्ट हम रखते हैं एक पेन में, दूसरा ऑब्जेक्ट रखते हैं दूसरे पेन में, तो व्हेन बीम इज बैलेंस, तो अगर हम उसका जो पॉइंटर है वो बैलेंस हो जाता है, तो हम कहेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द टू ऑब्जेक्ट इज सेम। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे ही समझते हैं, इसको हम ऐसे ही निकालते हैं। तो आप भी इसको समझें कि जब भी हमें कोई टू ऑब्जेक्ट के मासेस को कंपेयर करना है तो हमें ग्रेविटेशनल मास का जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं, इनर्शियल मास को हम फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेट। क्योंकि इसमें देखो F1 इक्वल टू F2, M1 इक्वल टू F2, ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हो गया, यदि दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो ये बैलेंस स्टेट हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से हम एक दूसरे को मास को नाप सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं। अब हम करते हैं वेट की बात। अब यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स थोड़ा पजल रहते हैं, परेशानी रहती है समझने में कि मास क्या है और वेट क्या है। तो वेट के लिए हम इसको करेंगे, देखिए हमें ये पता है कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी टू इट्स ओन सेंटर। अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो जब खींचेगी उसको, उस ऑब्जेक्ट को, तो उस जिस ऑब्जेक्ट को खींचती है उसमें मास भी है। तो मान लीजिए ये पेन ही है हमारा, अगर मैं उससे ऊपर से नीचे ड्रॉप करता हूं तो देखिए आप ड्रॉप हो रहा है ये, तो इसका मतलब जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है वो इससे मल्टीप्लाई हो गया मास से। तो हम बोलेंगे द फोर्स विद विच an object is attracted towards the center of the earth, my dear students। तो क्या कह रहे हैं हमें ये समझना है कि the force with which, वो फोर्स जो ग्रेविटी लगाती है किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए, वही हमारा वेट कहलाता है। तो डेफिनेशन होगी द फोर्स with which an object is attracted towards the center of the earth is called its weight, उसे उसका वेट कहते हैं। अब देखिए जैसे हम इसको समझें कि ये हमारे पास एक अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका रेडियस है r, ये कुछ डिस्टेंस पे x डिस्टेंस ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ते हैं, एक कंडीशन पे ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ ही आएगा। दूसरा ये है कि यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी टेंडेंसी नीचे आने की रहेगी, तो इसका वेट क्या हो गया mg, हम इसको f भी कहते हैं, यानी कि ग्रेविटी को खींच रही है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज जो न्यूटन का लॉ है वो है F इक्वल टू ma। अब a जो है वो एक्सेलरेशन है ऑन द सरफेस। अब ग्रेविटी के थ्रू लेंगे तो a इक्वल टू हम ले लेंगे g, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू mg, एंड F जो है ये फोर्स है जो कि अर्थ यानी कि जो ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ऑन, ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी उसके ऊपर लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये F जो है ये चेंज हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे mg माय डियर स्टूडेंट। तो W इक्वल टू mg हो गया। तो फोर्स क्या है, फोर्स यानी कि आपका जो वेट है वो वेट तब होता है जब हम मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन से जब उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वेट का पता चलता है। तो मास और वेट में डिफरेंस सिर्फ यही है, मास जो है दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना क्वांटिटी है उस पार्टिकल्स का, जो उस सब्सटेंसेस का, जो मटेरियल से, जिस मटेरियल से वो बना है, उसे कहते हैं क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास, माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास 6 kg का ऑब्जेक्ट हमारे पास है। यदि हम उस ऑब्जेक्ट को मून पे ले जाएं, हम उस ऑब्जेक्ट को मून पे ले जाएं, तो वो ऑब्जेक्ट जिसका वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 6 kg है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसका वेट मून पे हो जाएगा 1 kg का।
तो इसका मतलब हमें क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ के वेट से 1/6 हो जाता है। तो हम क्या करना है, शो दैट weight of an object on the surface of the moon is 1/6 of the mass of the weight of the object on the earth। ठीक है, तो हम इसको यहाँ प्रूव करके देखते हैं कैसे निकलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इस आर्टिकल को करना है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पर है, उसका वेट 6 kg है, हमें नहीं पता कितना, हम देखेंगे कितना आ रहा है। तो मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट जो है, हम उसका सिंपल एक फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब अर्थ के सरफेस पे रहता है तो उसका मास और अर्थ का मास, और यहाँ सिंपल फॉर्मूला होता है RE²। ओके, अब हम सिंपली इसको मानते हैं एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं। तो हमने कंसीडर किया एक ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट का मास जो है m है। तो हमने क्या किया कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग द मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, अब दिस ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट हम ले जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो हम अब यहां पर आ गए, माय डियर स्टूडेंट्स, मून पे आ गए। अब ये मून है और यहां पे ये केस हमने लिया, यहां पर ये अर्थ का केस लिया। ठीक है, पहले यहां पे था ऑब्जेक्ट, तो इक्वेशन ये बनी। अब मून पे चला जाएगा ये ऑब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहां लिखेंगे Fe, यहां लिख रहे हैं हम Me। तो G M स्मॉल m एंड R M ऑफ स्क्वायर, ये माय डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड। फिर आराम से इसको समझे, एक ऑब्जेक्ट है एंड दैट ऑब्जेक्ट हैज द मास स्मॉल m, हमने इसको कंसीडर किया। अर्थ का मास हमने लिया me और मून का मास हमने लिया कैपिटल mm से उसे शो कर दिया। m इज द मून, रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और ये कैपिटल ये स्मॉल m जो है ये शो कर रहा है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम ले गए हैं मून के ऊपर। अब देखिए, अब दो इक्वेशन हमें यहाँ पर पता चल गई। अब हमें इसके रिजल्ट को निकालना है। तो सबसे पहले अब ये देखें, हमें इन बातों को पता होना चाहिए और हम इन बातों को जानते हैं, ऑलरेडी रिजल्ट निकला हुआ है। हमें पता है मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स द मास ऑफ द मून। तो सबसे पहले हम यहाँ करें कि ME 100 into MM। ओके, ये पार्ट हो गया हमारा। दूसरा हो गया कि रेडियस RE इज इक्वल टू, दिस इज द 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द मून। यानी कि मून के रेडियस यदि 1 किलोमीटर का है तो अर्थ का रेडियस 4 किलोमीटर का है। मून का मास यदि 1 किलोग्राम है तो अर्थ का मास 100 किलोग्राम है। तो इसको मैंने सिंपल एक लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। अब देखिए, एंड दीज वैल्यूज ऑन पुटिंग हियर एंड हियर, जब हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए, अब हम इसको डालें यहाँ पर, अभी मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ME की जगह लिख रहा हूँ 100 into mm, 100 into mm, 100 into m स्मॉल m, ये m तो हमारा अलग है। ठीक, अब अर्थ का रेडियस में यहां से ये हटा रहा हूं, अर्थ का रेडियस आ रही है तो यहां लिखेंगे 4 RM ऑफ स्क्वायर, माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। अब दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। तो FE अपॉन FM, वो जो वैल्यूज हमने निकाली वो वैल्यूज में पुट कर दी। तो देखिए, G 100 mm into small m divided by 16 RM of square। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर, ये हो जाएगा हमारे पास RM of square, नीचे आ जाएगा m स्मॉल m एंड m। तो देखिए, m से m कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, RM स्क्वायर से RM स्क्वायर कैंसिल। आपके पास क्या बच गया, इधर G भी बचा हुआ था तो G से G कैंसिल। इस सब में काट के इसका जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया है MFE अपॉन FM डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू
बच गया 100 अपॉन नीचे 16, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया 100 अपॉन 16 डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, ये हो रहा है देखिए एफ ई अपॉन एफ एम हम लेंगे, तो इसको 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 टाइम डिवाइड करेंगे 100 को तो 96 आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 अपॉन 1, ये अप्रॉक्सीमेट इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए एफ ई इक्वल टू 6 एफ एम, यानी कि हम यदि एफ एम निकालते हैं, मून पे फोर्स निकालते हैं, तो आएगा एफ ई अपॉन 6, यानी कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एफ एम इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 ऑफ द एफ ई, है कि मून पर उसका जो वेट होगा वो अर्थ पे जितना भी उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उसका 6 पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है। इसका मतलब यदि ये 36 केजी का है कोई चीज अर्थ पे, तो ऊपर जाके 6 केजी हो जाएगी, यानी कि 1/6। आज की वीडियो में इतना है डियर स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब माय चैनल, like and share my videos. We will see in the next video. Okay, thanks for watching.